ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज नसवाजी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिफ्थ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है। अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो आई होप रात तक वीडियो अपलोड भी कर दूंगा मैं। अलकज़ार बैच है यार, ठीक है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से यार, क्लास 12th वाले बच्चे, हमारा सब्सक्राइबर जो है वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ किया लास्ट वीक में, और जो एनालिटिक्स होता है ऑप्शन वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइस कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। ठीक है, अलकज़ार बैच एक बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे लिए पर्सनली एक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, क्योंकि मैं 12th बोर्ड्स में एक प्रॉपर बैच लेकर के CBSE के लिए हमेशा से आना चाहता था यूट्यूब पे, बट ड्यू टू ऑफलाइन कोचिंग्स और ड्यू टू ऑफलाइन ट्यूशन्स ये मैं कभी कंप्लीट नहीं कर पाता था बैच को। ठीक है, बट दिस टाइम I will try my best to complete the batch अलकज़ार। ठीक है, एंड अलकज़ार के बाद भी मेरे पास और भी प्लान्स है। सो यू नो अलकज़ार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वी रन। अगर वो ख़त्म होगा तभी तो हमारे पास आगे नेक्स्ट बैच आएंगे। तो इसी तरीके से प्लीज़ अच्छे से सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग 500 सब्सक्राइबर को अचीव कर लें। एंड देन आई विल डेफिनेटली कम अप विद लाइव क्लासेस जिसमें तुम मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए, आई एम थैंकफुल टू यू गाइज, मैंने रिप्लाई भी किया है। और स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, जो भी दिक्कत हो, डाउट आए, इंस्टाग्राम की आईडी भी नीचे है, टेलीग्राम की आईडी भी नीचे है, और कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है, तुम इजीली हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अलकज़ार बैच का सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 5 है आज, आई गेस 5 राइट। तो 5th लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या डिस्कस किया है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक शीट माइंड मैप सा बनाया था एक, जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज़ें लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर ली हमने। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। तो हम लोगों ने हेनरीज लॉ अपना कंप्लीट कर लिया है। रॉल्स लॉ के अंदर में आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के साथ कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। तो आज जो मुझे मेन पढ़ाना है वो एजियोट्रॉप्स पढ़ाना है, एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉट कंप्लीट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, स्टार्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन द टुडेज क्लास। ठीक है, तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। अब तक के जो हमारे नोट्स हैं, आई थिंक 30 पेजेस के आसपास का नोट्स बन गया है। तो नोट्स भी नीचे तुम्हें फुल, जैसे ही कंप्लीट लेक्चर हो जाएगा तो सारे के सारे नोट्स तुम्हें हैंडमेड जो एडिट करना है हम एडिट करके तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके चलिए। तो नेगेटिव डेविएशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है। जो नेक्स्ट चीज़ें हैं जो जानना है हमें, सीखना है, वो है एजियोट्रॉप्स। क्या है एजियोट्रॉप्स? एजियोट्रॉप्स क्या होता है? एजियोट्रॉप्स बेसिकली समझो, पहले मैं डेफिनेशन तुम्हें लिख के दिखाता हूँ इसको। एजियोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ बेसिकली बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो सेम कंपोजिशन इन लिक्विड, सेम कंपोजिशन इन liquid and vapor phase and boils at constant temperature। ठीक है, and boil at a constant temperature। तो ये जो है बेसिकली हमारा क्या है, डेफिनेशन है किसका? एजियोट्रॉप्स का। ठीक है, इस काइंड पे जैसे तुम्हारा जो XA था ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ A विल बी इक्वल्स टू YA, और XB जो था तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ B विल बी इक्वल्स टू YB। YB क्या है सर? ये वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन होता था, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। और जो तुम्हारा XA और XB है ये तुम्हारा एक्वस फेज मोल फ्रैक्शन है। ठीक है जी, तो बेसिकली XA XB और YB क्लियर है कि वो मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, चलो चलिए जी। अब जो एजियोट्रॉप्स होता है वो भी हमारा दो तरीके का होता है, उसको भी समझते हैं, इंपॉर्टेंट है समझना इसको। एक सेकेंड, चलो भाई। तो एजियोट्रॉप्स जो है तुम्हारा वो कितने तरीके का होता है? बेसिकली एजियोट्रॉप मिक्सचर जो होता है उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है वो एक केमिकल कंपाउंड्स को अलग करने का एक मेथड होता है। जो हमारे पास कंपाउंड है, कौन सा? जो एजियोट्रॉप मिक्सचर होता है। ठीक है, एजियोट्रॉप्स में लिख देता हूँ नोट बना के, एजियोट्रॉप्स नोट, एजियोट्रॉप मिक्सचर cannot be separated by
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो दो तरीके के बेसिकली हमारे पास आइसोट्रॉप्स होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ आइसोट्रॉप्स, टू टाइप ऑफ आइसोट्रॉप्स। क्या कौन कौन से? एक पॉजिटिव डेविएशन, नहीं सॉरी बताता हूँ आइसोट्रॉप। एक होता है तुम्हारा मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप। थोड़ा सा सही से बना देते हैं इसको। एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स, और दूसरा होता है मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स। ठीक है, कुछ मैसेज आया था क्या? चलो डिस्टर्ब नहीं करता है। और मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स और मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स, इनमें समझो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है। जो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स, उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, समझ रहे हो? समझो, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स को कहने का मतलब समझना, ठीक है। आई होप सो ये हमारे सिलेबस का उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आते हैं आइसोट्रॉप से, ठीक है। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो वो तुम्हारा प्लस पॉइंट होगा, तुम लिख देना उसका आंसर। बट मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स का मतलब समझो। मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स का मतलब ये होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा सोल्यूशन का बहुत हाई होगा। बेटा एक बात बताओ, जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, इसका मतलब है जो फोर्स ऑफ ए बी है वो बहुत हाई है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ए बी है वो बहुत हाई है, इसीलिए तो उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें। और जब बहुत ज़्यादा टाइम तोड़ने में लग रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स जो होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स जिसमें बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, है ना, तो वो लार्ज डेविएशन शो करेगा, लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। बोलो, ऑब्वियसली नेगेटिव डेविएशन क्या था? जब ए बी को हम लोग ज़्यादा एनर्जी दें, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ए बी का ज़्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो फिर वेपर प्रेशर कम होगा, राइट। और ये हमारा नेगेटिव डेविएशन कहलाता था। अगर हमें मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप डिस्कस करना है तो ये लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। समझ गए हो मेरी बात को? चलो अब इसी चीज़ को संस्कारी स्टाइल में, वोकेश स्टाइल में, इंडियन स्टाइल में लिख लिया जाए, ठीक है जी। द सॉल्यूशन that shows large negative deviation shows large light आ गई negative deviation from Rolle's law is called maximum boiling azeotrophs, maximum boiling point boiling जगह है मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स। आई होप समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप क्या होता है। लेकिन याद रखना यार, इट इज़ एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन, भाई मेरे स्पेसिफिक कंपोजिशन को प्लीज़ याद रखना, ठीक है। स्पेसिफिक कंपोजिशन को प्लीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स का इसका अपोजिट, अच्छा मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप का एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी होता था, नाइट्रिक एसिड वाटर के साथ। क्या कह रहे हैं सर? एग्जाम्पल क्या था इसका? नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। नाइट्रिक एसिड जो होना चाहिए वो कितने अमाउंट में होना चाहिए? 68% बाई मास होना चाहिए, बाई मास होना चाहिए। क्या कह रहे हैं सर? क्या कह रहे हैं? देखो लिखता हूँ यार, जगह कम हो जाती है यार, शेट मैन। 68% बाई मास या फिर 68% नाइट्रिक एसिड इन वाटर बाई मास, 68% नाइट्रिक एसिड इन वाटर बाई मास, ठीक है। आई होप ये एग्जाम्पल भी क्लियर होगा तुम्हें। इसको क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। ओके, द सॉल्यूशन दैट शोज large positive deviation from Rolle's law is called minimum boiling azeotrophs,
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, है ना भाई? बताओ, आई होप बात समझ में आ गई होगी तुम्हें। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है। ये भी स्पेसिफिक कंपोजिशन होना चाहिए। इसमें भी सॉरी स्पेसिफिक कंपोजिशन होगा, इसमें स्पेसिफिक कंपोजिशन, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल होता है एथेनॉल वाला, क्या CH3CH2OH इन वाटर ही होता है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि जो CH3CH2OH है, मतलब जो अल्कोहल है अपना, वो 95% रहता है बाई वॉल्यूम, 95% बाई वॉल्यूम। ठीक है जी, क्लियर। आई होप नोट्स थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूंगा यार, आई होप तुम लोगों को नीचे दिख रहा होगा ये, जहाँ तक मेरा ख्याल है दिख ही रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन नीचे आती है। ओके डन। तो ये हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज यू ड्रॉप्स हमारा कंप्लीट होता है इसी के साथ, ठीक है। तो इस पे बेस्ड कोई खास क्वेश्चन आए तो नहीं है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ फिर भी तुम लोगों के लिए। सॉल्यूशन राइट, खुल जा भैया, कहाँ जाना है तुझे सेंड होके। चलिए भाई, अब जो चीज़ें हैं ख़त्म हो गया ये हमारा पार्ट, ठीक है। इसमें कोई खास क्वेश्चन मुझे अभी दिख नहीं रहा है, अगर होगा तो मैं लास्ट की क्लास में तुम्हारे लिए ले लूँगा। चलो अब अपने फेवरेट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आज मैं तुम लोगों के लिए एक दो तो ख़त्म करके रहूँगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है। आ जाओ बेटा, स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं सर। यस सर का बच्चा, ये लो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो दो तरीके की, मतलब बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले तो डेफिनेशन देखो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। द properties which depends on the एक सेकेंड ऐसे लिखते हैं इसको, बेसिकली which depends only on the number of solute particle present in the solution, solution। मतलब क्या कह रहे हैं सर आप, ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, मतलब मी और डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट बिल्कुल सही है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। आई बात समझ में? चलो, तो ये होती है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो बेसिकली डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड करती है सर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। अब मेरी बात समझो कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन व्हिच इज दैट इज the solute, number of particle of solution, whereas it is inversely proportional to the molecular mass of solute, molecular mass ठीक है, molecular mass, it is inversely proportional to the molecular mass। आई थिंक ये जो स्टेटमेंट है ना ये गलत है। क्यों? ये मैंने बुक से ये नहीं किया है, तो इसको ध्यान रखना। अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि अमाउंट देखो नीचे आ रहा है ना मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये जो मैंने मॉलिक्यूलर मास लिखाया है तुमको, ये मॉलिक्यूलर मास किसका है? ये भी तो तुम्हारे सोल्यूट का ही है।
मॉलिक्यूलर मास के सोल्यूट पे डिपेंड करती है। तो बेसिकली तुम याद रखना, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड एज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरीके में पढ़नी है। कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है? चलो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आ जाओ भाई आ जाओ। कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हें डिस्कस करानी है? मुझे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमें डिस्कस करनी है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीछे ही तुम्हें डिस्कस करके दूंगा। यहाँ पे मैं तुम्हें सिर्फ एक ग्राफ सा बना के दे देता हूँ। चलो हटा इसको। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो डिस्कस करनी है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग छोटे में RLVP भी कहते हैं। क्या कहते हैं छोटे में? मतलब क्या सर, बच्चे वाली क्लास में, 2 क्लास में? नहीं जी, छोटे फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म। RLVP जो क्या सर, RLVP के बाद नेक्स्ट जो है तुम्हारा वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वी विल डिस्कस अबाउट इट पॉइंट। थोड़ा अभी एक चीज़ समझाऊंगा मैं, 2 मिनट बस लिख दूँ इसको, फिर बताता हूँ, ठीक है? वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। अगर तुम वो समझ गए तो तुम पूरी की पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के मालिक हो। यू आर द बॉस, राइट? बट इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट जो तुम्हें यहाँ पे नहीं क्लियर हुआ जब मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन दिया, तो फिर तुम फंसोगे आगे। हाँ, बहुत आसान होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, क्वेश्चन भी बहुत आसान होता है, सारी चीज़ें गिवन होती है, बस फॉर्मूले में पुट करो, धाए से आंसर निकालो, ठीक है? ठीक है जी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एंड लास्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को आज की क्लास में डिस्कस करनी है। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमें आज की क्लास में डिस्कस करनी है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आज इस लेक्चर को ख़त्म कर दें, ठीक है? तो होपफुली ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। एबनॉर्मल मोलर मास वाला जो पार्ट है वो मैं कल ले लूँगा, कल की क्लास में, और उसके साथ साथ मैं वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी लगा दूंगा ताकि मैं 6 लेक्चर्स में सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए भैया, ठीक है जी? चलिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी सर? कोलिगेटिव हुआ, ठीक है जी? चलो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारी 4 तरह की पढ़नी है। एक हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा पढ़ना ऑस्मोटिक प्रेशर। डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं सबका। अच्छा चलो, पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की बात कही थी। अब एक बात बताओ पर्चा पार्टी, तुम लोग सुनो गौर से। ज्ञान की बात, किसकी बात सर? ज्ञान की बात, ये तुम्हारे काम आएगी। देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर था, अब जो कंटेनर बन जाए तो बड़ी बात हो जाए। बन गया सर, ठीक है? अब ये तुम्हारे पास कंटेनर था मान लो, ठीक है? और ये तुम्हारे पास एक तरह के सॉल्वेंट है, एक तरह के क्या है? सॉल्वेंट है। और ये तुम्हारे पास दूसरे तरह के सॉल्यूट्स, क्या है ये? सॉल्यूट। बहुत बुरा कलर है क्या सर? कैसा कलर है सर? लो, अब मेरी एक बात समझो, ठीक है? अगर तुम्हारे पास पानी है, सिर्फ और सिर्फ पानी है, इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ, हटा दो इसको, ओनली वाटर। क्या है? सिर्फ सर वाटर। क्या है? सिर्फ वाटर। अब तुमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, सुनना मेरी बात को, इसमें है क्या? वाटर को मैंने हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है? उसका वेपर बनेगा कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ऑलमोस्ट वेपर बनेगा ही बनेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बना, ठीक है? हमें ये समझ में आ गया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी बॉयल कर गया। क्या कर गया? बॉयल कर गया। बात खत्म सर, बात खत्म। अब ये एक ऐसी चीज़ है, अज्यूम करना है इसको, ये एक ऐसी चीज़ है, अभी मुझे पता नहीं है एक्चुअली में इसके अंदर में क्या इसको कह सकते हैं या नहीं कह सकते, नॉर्मल, बट आई डोंट नो रियली राइट नाउ। तो क्या होता है भाई, अगर मान लो इस पर्टिकुलर चीज़ को मैंने अपने कंटेनर में डाला, एंड वी आर अज्यूमिंग दिस टू बी अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। व्हाट? नॉन वॉलेटाइल। सर आपने वॉलेटाइल बताया? जी बिल्कुल बताया, आपको याद नहीं है? एक बार समझ लो फिर से। वॉलेटाइल वो चीज़ें होती है जो इजीली लिक्विड बन जाए। वॉलेटाइल वो चीज़ होती है जो इजीली लिक्विड बन जाए। नॉन वॉलेटाइल वो चीज़ होती है जो इजीली लिक्विफाई ना हो, या फिर इजीली, क्या कह रहा हूँ मैं, इजीली वेपर बन जाए, ठीक है? वॉलेटाइल चीज़ें वो होती है जो इजीली वेपर बन जाए, ठीक है? बैक टू बैक क्लास है भाई, थोड़ा सा ठीक है, समझना। कोई भी मिस्टेक होगी तो आई विल डेफिनेटली करेक्ट इट, ओके? तो जो तुम्हारा एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है वो इजीली गैस बन जाता है, वेपर्स बन जाता है, ठीक है? वॉलेटाइल लिक्विड जो है वो इजीली वेपर बन जाता है। वेयर एज नॉन वॉलेटाइल चीज़ जो होती है वो इजीली वेपर नहीं बनती है। नॉन वॉलेटाइल चीज़ इजीली वेपर नहीं बनती है। तो एक बात बताओ, चार्ज क्यों नहीं हो रहा भाई?
ठीक है, चलो समझते हैं इसको फिर। एक सेकंड है मुझे चार्जिंग पिन वगैरह सेट कर दूँ। ऑलराइट, आई डोंट नो डिस्कनेक्ट हो गया था, जैसे ही चार्जिंग लगाता हूँ डिस्कनेक्ट हो जाता है कैमरा या फ़ोन, जो भी है, क्या नाटक है पता नहीं मुझे। ठीक है जी, चलो समझते हैं। हम लोग ज्ञान की बात समझ रहे थे, कोई इंपॉर्टेंट बात मैंने ये कहा तुम्हें तो वॉलेटाइल चीज़ें पता है सर। वॉलेटाइल चीज़ें क्या होती है सर? वो जो गैस बन जाए, जो ईजिली गैस बन जाए, है ना, या वेपर बन जाए, गैस छोड़ो, ईजिली वेपर बन जाए, है ना। तो अगर मैंने इसको माना है कि ये एक नॉन वॉलेटाइल चीज़ है, मतलब ये गैस नहीं बनेगी इतना आसानी से, गैस नहीं बनेगी आसानी से, ना ही बनेगी, है ना। ठीक है, तो कंटेनर के अंदर इसको लिया हमने, पानी था और ये नॉन वोलेटाइल चीज़ थी, पानी थी और ये नॉन वोलेटाइल चीज़ थी। ठीक है, अब तुम खुद से सोचना ज़रा, जब हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था तो जो सरफेस ऑफ द कंटेनर है ये यहाँ पर क्या था? सिर्फ और सिर्फ पानी। इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की और यहाँ से स्केप कर गया, समझना। यहाँ पे क्या था? सिर्फ और सिर्फ पानी, इसने एनर्जी ली, स्केप कर गया, है ना। ठीक है सर, लेकिन जैसे ही मैंने इस पार्ट को ऐड किया नॉन वोलेटाइल चीज़ को, तो ये जो सरफेस था, ये बहुत सारा सरफेस, क्योंकि एक नॉन वोलेटाइल थोड़ी ना चीज़ है, बहुत सारे नॉन वोलेटाइल चीज़ें डालनी है, तो ये जो सरफेसेस हैं ये और किसने ऑक्यूपाई कर लिया? नॉन वोलेटाइल चीज़ ने। अब हमें तो ये पता है कि ये जो एनर्जी यहाँ पे जाएगी वो इसको क्या करेगी? कोशिश वेपर बनाने के लिए। पहले जब कंटेनर था तो ये जो सरफेस था वो वाटर का था, एनर्जी ली, स्केप कर गया। यहाँ पे इसने एनर्जी ली, लेकिन ये वेपर तो बनेगा नहीं। जब ये वेपर बनेगा नहीं तो ये एनर्जी कहाँ चली जाएगी? हीट फॉर्म में निकल जाएगी बाहर। मतलब सर ये जो एनर्जी आपने इसको दी थी वो वेस्ट जा रही है आपकी। जी सही कह रहे हो। अब जो सरफेस पानी ने लिया है सर, वो ये है, ये है, ये और ये एरिया है। ये एरिया जो है तुम्हारा वो पानी का, ये एग्जांपल लिया भाई समझाने के लिए बस, ठीक है, कि इतने सारे एरिया जो है वो किसने ऑक्यूपाई कर लिया? नॉन वोलेटाइल चीज़ ने। नॉन वोलेटाइल चीज़ क्या होती है? वो गैस नहीं बनेगी, सॉरी वेपर नहीं बनेगी। अगर वो वेपर नहीं बनेगी तो जो एनर्जी वो लेगी वो क्या कर देगी? वेस्ट हो जाएगी बेसिकली। हाँ सर सही कह रहे हैं आप। तो अब खुद से सोचो, अब पानी का एरिया कम है, मतलब यहाँ के मॉलिक्यूल पहले स्केप करेंगे, फिर दूसरे मॉलिक्यूल आएंगे तब वो स्केप करेंगे। अब यहाँ पे तो पानी है ही नहीं, तो यहाँ पे से तो पानी स्केप करेगा नहीं। इसका मतलब है लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज एस्केपिंग राइट नाउ, है ना, मतलब कम पानी एस्केप करेगा। अब पहले पूरा सरफेस पानी का था, एनर्जी लिया, स्केप किया, है ना, पानी का था पूरा सरफेस, एनर्जी लिया, एस्केप कर गया। लेकिन इस केस में यहाँ पर हमारे पास नॉन वोलेटाइल चीज़ें हैं, जो कि नॉन वोलेटाइल चीज़ ऐसी होती है जिसने एनर्जी एब्जॉर्ब तो की लेकिन वो वेपर तो बना नहीं। तो जब वो वेपर बना नहीं तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ? वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया सर। क्या कर गया? वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया सर। क्यों डिक्रीज कर गया? क्योंकि सर वो वेपर तो बन नहीं रहा था, लेकिन सरफेस तो ले रखा था उसने, है ना, तो वेपर तो बना नहीं, तो वेपर प्रेशर अल्टीमेटली डिक्रीज कर गया। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मतलब अगर इनिशियली 100 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा वेपर्स आ गए थे और वो एक्सटर्नल प्रेशर को इक्वल करके बॉयल हो गया था पानी, तो अब 100 डिग्री सेल्सियस पे वो चीज़ नहीं अचीव की जा सकती होगी। 110 डिग्री सेल्सियस, 115 डिग्री सेल्सियस, 108 डिग्री सेल्सियस, एनी नंबर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे वो ऐसा कुछ होगा। भाई मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है, प्लीज़ देखो कोई भी बच्चा ऐसा मत सोचा करो, ये मैंने क्या बोला, ज्ञान की बात, तो ज्ञान की बात समझो बस, है ना। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस उस पे जाकर के ये बॉयल करेगा। क्यों सर? क्योंकि कुछ टेम्परेचर तो वो वेस्ट हो गया। कहाँ सर? जो ये आपने नॉन वोलेटाइल चीज़ डाली थी उसको वेपर बनाने में। करेक्ट, अभी तुम समझे हो सही, अगर समझे हो तो ये थी ज्ञान की बात। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाओ फिर से देखो ये 2-3 मिनट की जो भी मैंने बात की अभी कि क्या था ये, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल चीज़ समझ में आ गई। नॉन वोलेटाइल चीज़ ऐड करने से क्या हुआ? वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया सर, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया सर। और जो चीज़ें पहले किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे हुई थी वो अब बढ़ जाएगी, क्योंकि नॉन वोलेटाइल चीज़ एनर्जी लेगा बट वो वेपर तो बनाएगा नहीं। आ गई मेरी बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पेज को मैं क्लीन कर देता हूँ। चलो अब जो स्टार्ट करते हैं हम लोग वो करते हैं सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज़ अ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस बात को समझते हैं, इस बात को अच्छे से डिटेल डिस्कस करते हैं। क्या हो रहा है भाई? डिटेल डिस्कस करते हैं। आई थिंक स्क्रीन पर पानी वानी कुछ है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी पेंसिल जो है बच्चा ऑयल वो स्लाइड कर जा रही है। क्या कर जा रही है सर? स्लाइड कर जा रही है जी। चलो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम लोग और क्या कहते हैं सर?
RLVP कहते हैं। क्या कहते हैं? RLVP कहते हैं, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन पढ़ाए, देखो क्या कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको डेफिनेशन में पढ़ेंगे। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है भाई, तो इसको डेफिनेशन समझना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में बुकिश डेफिनेशन लिख दूंगा तुम्हारे सामने, समझ लेना। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे जो मैंने कहा है उसको इंग्लिश में लिख दूंगा। व्हेन अ नॉन volatile solute is added to water, solute is added to solvent, the vapor pressure of the solution decreases, vapor pressure of the solution becomes lower, solution becomes lower, है ना, than that of the pure solvent, then that of the pure solvent, है ना। अरे ऑब्वियसली प्योर सॉल्वेंट से तो कम हो गया होगा ना वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा होगा। अब इसको ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया होगा। दिस इज कॉल्ड RLVP, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बोलो, ये बात समझ में आ गई नहीं आई? ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो, इफ x1, यहाँ देना ध्यान, यहाँ जो x1 हमने माना है वो माना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को। किसको सर? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को। और जो x2 माना है वो माना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये हमने कुछ इस तरीके की चीज़ें मानी है ना। अच्छा, एक सेकंड बस दो मुझे। इसको रन देते हैं, शीट सेव कर लेते हैं। हाँ जी, तो x2 जो हमने माना है वो किसको माना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को माना है, ठीक है। तो जो हमारे पास वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना होगा, निकालते हैं पहले यार, सीधी बात, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू x1 टाइम्स P नॉट। x1 टाइम्स P नॉट होगा। P नॉट क्या होगा सर? P नॉट प्योर वाले का होगा, प्योर सॉल्वेंट का है ना जी, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है जी, प्योर सॉल्वेंट का। अच्छा, एक सेकेंड और दो मुझे बस, ठीक है। अच्छा सर, चलो फिर ठीक है, द रिडक्शन निकाल देते हैं। द रिडक्शन इन दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, द रिडक्शन इन दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दैट इज डेल्टा P विल बी इक्वल्स टू व्हाट? P नॉट क्या था तुम्हारा? वो प्रेशर जो कि प्योर सॉल्वेंट में था, माइनस कर दो P को। P कौन सा प्रेशर है सर? अभी का प्रेशर, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया इसमें। तो P नॉट माइनस P को कैसे लिख सकते हो? P नॉट माइनस x1 टाइम्स P नॉट। P नॉट को कॉमन ले सकता हूँ मैं? हाँ ले सकता हूँ सर। 1 माइनस x1 बन जाएगी। 1 माइनस x1 कैसे लिख सकते हो? अबे यार, 1 माइनस x1 कैसे लिख सकते हो? हमें पता है ना x1 प्लस x2 व्हाट सर? 1। तो 1 माइनस x1 इज इक्वल्स टू व्हाट? x2। 1 माइनस x1 इज इक्वल्स टू व्हाट? x2। सो डेल्टा P इज इक्वल्स टू x2 टाइम्स P नॉट। अरे भैया, x2 टाइम्स P नॉट, x2 को तुम तो और भी चीज़ें लिख सकते हो यार, लेकिन चलो ठीक है। डेल्टा P को क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल्टा P को क्या लिख सकते हैं? P माइनस P नॉट, डेल्टा P इज इक्वल्स टू x2 माइनस x2 P नॉट, है ना जी। ठीक है सर। तो यहाँ पे तुम्हारा RLVP जो आएगा वो क्या आ जाएगा? RLVP आ जाएगा सर, इस चीज़ को 2 मिनट के लिए स्किप कर दो, ठीक है। यहाँ पे P नॉट रखो, इसको स्किप कर देते हैं, बेकार चीज़ें फालतू में लिख दी मैंने, ठीक है। RLVP को आप लिख सकते हो सर, डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू x2। डेल्टा P को लिख सकते हो P माइनस P नॉट अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू x2। x2 को लिख सकते हो N2 अपॉन N1 प्लस N2। बोलो, मेरी बात समझ में आई नहीं? RLVP का डिटेल डिस्कशन तुम्हारा यही था। RLVP का फॉर्मूला भी बन गया हमारे पास, RLVP का फॉर्मूला भी बन गया। जो हमने यहाँ पे अजम्पशन किया है इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ये x2 क्या है, ये x1 क्या है, और ये जो प्रेशर आया वो क्या है, इस चीज़ को ध्यान देना, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। RLVP जो है तुम्हारा वो क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है सर। x2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? N2 अपॉन N1 प्लस N2 हो जाएगा सर। हाँ जी, क्या हो जाएगा? हाँ जी, ठीक है जी। चलो, अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, अगर हमने खुद से माना है कि हमारा सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूटेड है। क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में इतना तो तुम श्योर हो कि N2 बहुत कम होगा, N1 बहुत ज़्यादा होगा।
बताओ N2 बहुत कम होगा, N1 बहुत ज़्यादा होगा, तो अपन P नॉट माइनस पी अपॉन, सॉरी यहाँ पे मैंने P नॉट क्या लिख दिया यार, शिट हट ना यार भाई। मैं कह रहा था P नॉट माइनस पी लिख देंगे, है ना। P नॉट माइनस पी अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू वॉट, N2 अपॉन N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, उसको अपन लिख सकते हैं ना N2 अपॉन, अब क्योंकि N1 बहुत ज़्यादा है तो N2 को इग्नोर कर दो, N1 बहुत ज़्यादा है तो N2 को इग्नोर कर दो, और W2 अपॉन M1 हट M1 अपॉन W1 अपॉन M1, ये क्या लिखा है सर, M2 होगा ना, M2 ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो तुम्हें RLVP बन जाएगा P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू M1 ख़त्म सर, ख़त्म। ये तुम्हारा है RLVP। अब ये एक्सटेंड तो होगा नहीं, तो थोड़ा सा मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर लेता हूँ। देखो ये अगर हुआ तो बढ़िया बात है, नहीं हो रहा है ना, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम लोग, चलो ठीक है, ठीक है जी। चलिए ये RLVP का डेरिवेशन हो गया तुम्हारा। RLVP बहुत इंपॉर्टेंट था यार, RLVP हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे लिख दूँ, देखो यार अगर तुम रटोगे तो तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा फिर कि W1 क्या है, M1 क्या है, W2 क्या है, M2 क्या है, तुम फंस जाओगे। बेटर तरीका बताऊँ, खुद से ध्यान दो कि सॉल्यूट कौन है, उसको अलग सॉल्व करो। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, देखना RLVP क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व होता है, लेकिन बच्चों के नहीं हो रहे हैं इजीली सॉल्व। क्यों? क्योंकि गलत सलत फॉर्मूला है। तुम यार देखो, जो मैंने तुम्हें टोटल प्रेशर का फॉर्मूला बताया याद कर रखा है बच्चों ने। अबे यार याद मत करो यार, मैंने खुद नहीं याद किया, बुकिश चीज़ें यहाँ पे लिखता हूँ मैं, और जो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें वो क्या है, वो क्या है जो ध्यान में है, वो समझाने का प्रोसेस है, ठीक है। ये नहीं है कि ये फॉर्मूला रट लिया और छाप दिया। रट करके अगर मैं पढ़ाऊँ तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, तुम्हें समझ रहे हो, रट करके मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे फिर याद ही नहीं हो पाएगी ना चीज़ें कि RLVP का फॉर्मूला P नॉट माइनस, अभी देखो मैंने यहाँ पे P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट था, मैंने ऊपर लिख दिया था P माइनस P नॉट, समझ रहे हो। तो वैसे मत याद करो यार, खुद से दिमाग लगाओ कि सर आपने कहा था सॉल्यूट, तो सॉल्यूट ऊपर है आपका, ये देखिए ना N2 अपॉन N1 है। आपने N2 किसको कहा था सर, यहाँ देखो अगर नहीं याद आ रहा है तो N2 किसको कहा है सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो N2 कौन हो जाएगा, मोल हो जाएगा सॉल्यूट का, है ना, और N1 क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। अब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा तभी तो N1 बहुत ज़्यादा होगा ना, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में पानी बहुत ज़्यादा, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा, तो N1 बहुत ज़्यादा तो N2 बहुत कम, मतलब वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो गया। अब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो गया तो ये वाला फॉर्मूला हम निकाल के ले आएंगे यहाँ से। सर ऊपर से क्यों नहीं हटाया आपने भाई, वो हटा देंगे तो फिर हमारा टर्म ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात, बकवास बातें नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से इसको हटा दोगे ना अगर, तो फिर फॉर्मूला ही नहीं बन पाएगा, इसलिए हम लोग ऊपर वाली चीज़ों को रहने देते हैं। नीचे से अगर कोई चीज़ देखो, फॉर एग्जाम्पल एक समुंदर है, उसमें एक बूंद पानी डाल दो, कोई फर्क पड़ेगा थोड़ी ना, है ना, तो पड़ेगा थोड़ी ना। लेकिन अगर एक बूंद पानी ऊपर और नीचे समुंदर है तो ये फैक्टर है, क्योंकि हम जानते हैं अपन के पास 1/0, इन्फिनिटी/0 इस तरह की कॉन्सेप्ट चीज़ें बनती है। ध्यान रखना बस इसका कि N2 अपॉन N1 हो जाता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, N2 क्या है, N1 क्या है, X2 क्या है, X1 क्या है, इंडिविजुअली तुम्हें पता होना चाहिए, रट करके फॉर्मूला नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट RLVP वी हैव डन विद RLVP, ठीक है जी, RLVP कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट जो हमारे पास करना है वो है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो मैंने भी पीछे तो मुझे इतना सारा ज्ञान दिया था 3 मिनट का, उसमें ही तुम्हें समझा दिया था। बताओ क्या था RLVP में सर, आपकी क्या कह रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ना सर आप। अगर तुम वाटर को देखो तो 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इन जनरल केसेस, राइट। सो व्हाट विल हैपन व्हेन वी हीट द कंटेनर व्हिच कंटेन्स वाटर, व्हाट विल हैपन बताओ, वेपर स्टार्ट इंक्रीजिंग, है ना, वेपर्स बढ़ेगा, और ठीक है सर, कंटेनर पे फोर्स लगाएगा, ऐसा टाइम आएगा जब इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाएगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब हमने नॉर्मल पानी लिया था 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें दिख गया, लेकिन जब हमने उस पानी के अंदर में क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अपना वेपर तो बना नहीं रहा है, तो वेपर प्रेशर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, क्योंकि सर सरफेस पे पहले पानी था तो वेपर्स बन रहा था उसका, लेकिन अब वो जो सरफेस पे पहले पानी था, अब वहाँ पे ये नॉन वोलेटाइल चीज़ आ गया और ये वेपर बना नहीं रहा है, लेकिन एनर्जी खा रहा है, तो जो पानी का एरिया हुआ है वो कम हो गया। एरिया इज द कॉन्सेप्ट, भाई एरिया ही लिखना होगा, तुम एरिया लिख दोगे आंसर सही हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, एरिया लिख दोगे आंसर सही हो जाएगा, ध्यान रखना इसको। तो सर जैसे ही तुमने पानी वो सरफेसेस ली, अब उन सरफेसेस पे क्या होगा, ध्यान दो, अब वो सरफेसेस नॉन वोलेटाइल चीज़ के हाथ में चली गई। हमने क्या कहा तुमसे, नॉन वोलेटाइल चीज़ को भूल जाओ। अब वो सरफेस देखो पानी ने कितना ऑक्यूपाई किया सर, ऑब्वियसली कुछ सरफेस जो है नॉन वोलेटाइल चीज़ ने ऑक्यूपाई किया होगा, तो जो बचा हुआ रहेगा वो पानी ऑक्यूपाई करेगा, जैसे ही हीट करना स्टार्ट करोगे वो पानी वेपर्स में बदलेगा,
लेकिन जो एरिया नॉन वोलेटाइल वाले का था वो तो अभी भी वैसे ही रह जाएगा, वो तो बढ़ेगा नहीं, वहाँ का तो वेपर बनेगा नहीं। इसलिए वेपर प्रेशर अल्टीमेटली क्या करता है, डिक्रीज करता है, अल्टीमेटली डिक्रीज करता है। समझ गए? पहले वेपर प्रेशर ज़्यादा था क्योंकि पानी ने एरिया ज़्यादा लिया हुआ था। अब पानी का वो एरिया जो है वो नॉन वोलेटाइल चीज़ ले चुकी है, तो जो एरिया बचा है वो पानी का है, लेकिन जो और रेस्ट एरिया बचा है वो पानी का तो है नहीं, वो तो बन ही नहीं रहा है वेपर। राइट भाई यार, पता नहीं आज इतना ग्लिच क्यों आ रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही है स्क्रीन हमारी। तो खैर मैं ये कह रहा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बता रहा था। बस मैं ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आज करके कंप्लीट करके ख़त्म करता हूँ आज का लेक्चर, क्योंकि आज मुझे थोड़ा बेटर नहीं फील हो रहा है यार क्लास लेने में। ठीक है, तो हम लोग करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी है, वो तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बताइए। जैसे देखो देखो चलो, as we add a non-volatile substance in as we add a non-volatile substance in solution, the vapor pressure decreases. Vapor pressure decreases, and hence the boiling point of the solution increases, क्योंकि सर बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर। बहुत बढ़िया बात है, बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा सर, अब देखो इसको समझो, वाई दिस हैपेंस। वाई मैंने तुम्हें बताया था, इन अ प्योर लिक्विड। समझना यार, अब थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने बता तो दिया है, लेकिन कुछ बच्चों को अभी डाउट रहेगा, बाद में तुम फिर से भूल जाओगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हो सकता है कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेंगे वाई, तो तुम्हारे भैया तुम्हें पूरा डिटेल सारी चीज़ें देना चाहते हैं, आधी अधूरी बातें नहीं बताना चाहते हैं। इन अ प्योर लिक्विड द इंटायर सरफेस, क्या कह रहा था मैं, द इंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड by the molecule of water, by molecule of liquid, है ना। if a non-volatile solute is added, if a non-volatile solute is added, है ना, if a non-volatile solute is added to pure liquid to give a solution, खुद से देखो, then surface has then surface occupied by water decreases। ये सॉल्वेंट में क्या लिया है हमने, लिक्विड सरफेस है ना, प्योर लिक्विड, ठीक है। then the surface occupied by pure liquid decreases, then surface occupied by pure liquid decreases, surface जो प्योर लिक्विड ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था वो घट जाएगा, then surface occupied by pure liquid decreases, ठीक है। and hence lower the vapor pressure form, lower the vapors form बेसिकली लिखना चाहिए ना, lower the vapor forms results in lowering in vapor pressure, and hence increase in boiling point। तो अगर y आता है तो हम ये y लिखेंगे, अगर y आता है कि पूछेंगे कि क्यों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऐसा क्यों हुआ कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे इंक्रीज कर गया, तो वो हम ये सब लिख करके उनको शो कर सकते हैं। ग्राफ देख लो उसका, ग्राफ भी कभी कभी तुमसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं करा देता हूँ। चलो, बहुत सही सा ग्राफ बन गया, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सरफेस से नीचे चला गया है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने रखा है वेपर प्रेशर को और यहाँ पे हम रखते हैं टेम्परेचर को, है ना।
तो अब तुम टेम्परेचर को देखो, जब तुम्हारा, एक सेकेंड यहाँ पर इसको चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ से चला मैं, हट भैया हट। ये रहा हमारे पास क्या, हमारा सरफेस, और ये रहा हमारे पास दूसरा सरफेस। आई होप ये दोनों बस इक्वल हो जाए सही सही से। हाँ जी सही है, चलो ठीक है, सही है। चलो अब यहाँ पे ये जो एक और लाइन बनेगी हमारी, वो ऐसे बनेगी, ठीक है जी, ये है। अब तुम खुद से एक चीज़ देखना ज़रा, यहाँ पे गौर से देखना, तभी दिखेगा तुम्हें। अच्छा, जो हमारा पहले सॉल्यूशन था, जो हमारा पहले सॉल्यूशन था, सॉल्वेंट था, उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ ऐसा था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो इस टेम्परेचर पे, दैट इज दिस इज द डेल्टा टी बी, ये सो डेल्टा टी बी नहीं कहते, सॉरी टी बी नॉट, टी बी नॉट टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट का था, उस पर उसका वेपर प्रेशर अपना मैक्सिमम था। यहाँ पे क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन अब सॉल्यूशन जो तुम्हारा बना उसका तो कुछ इस तरीके का होगा, देखो देखो। अब टेम्परेचर तुम्हारा क्या हो गया भाई, यार ये टेढ़ा नहीं बनना था यार, चलो ये बन गया प्यारा सा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, ये हमारे साथ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये तुम्हारा टीबी हो जाएगा। टीबी वो टेम्परेचर, ध्यान देना भाई मेरे, 2 मिनट सुन लो बात को। टीबी वो टेम्परेचर है जब हमने नॉन वोलेटाइल चीज़ डाल दी, जब हमने नॉन वोलेटाइल चीज़ डाल दी, फिर से बता रहा हूँ, टीबी वो टेम्परेचर है जब हमने नॉन वोलेटाइल चीज़ डाल दी, तो अब वो किस टेम्परेचर पे बॉयल करना स्टार्ट करेगा। जब हमने नॉन वोलेटाइल चीज़ डाली तो अब वो किस टेम्परेचर पे बॉयल करना स्टार्ट करेगा, उसको कहते हैं टीबी, उसको कहते हैं टीबी। और टीबी नॉट क्या है, जब प्योर वाला था, प्योर वाला क्या होता है 273.15 केल्विन, या फिर 273 केल्विन, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। पीछे करेंगे पीछे, ये मेरे ख्याल में तुम्हें ग्राफ समझ में आना चाहिए। अभी फिलहाल जो मुझे एक्सप्लेन करना था तुम्हें वो ग्राफ ही एक्सप्लेन करना था। ये वाला ग्राफ क्लियर है, बढ़िया बात है। हमने देखा क्या कि वेपर प्रेशर जो है हमारा वो तो सेम है, समझ रहे हो, लेकिन अब वो उतना वेपर प्रेशर बनाने के लिए टेम्परेचर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल चीज़ डाल दी, क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल चीज़ ऐड कर दी। खत्म बात, खत्म बात बेटा। चलो अब एक चीज़ याद रखना, टीबी क्या है, टीबी नॉट, सॉरी मैं सही से लिखो यार, टीबी नॉट क्या है तुम्हारा, ये वेपर प्रेशर है, सॉरी ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और टीबी क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिखना भूल गया मैं, आपका दिमाग कहाँ है आज आप हैं किस दुनिया में, किसकी यादों में खोए हैं, बीते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाँ ऑफ सॉल्यूशन। और यही जो डिफरेंस है ना, यही जो डिफरेंस आया है, इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग, सॉरी इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना बड़ा, तो पुराना कितना था, नया कितना आया, इन दोनों को आप माइनस करो तो पता चल जाएगा कितना बड़ा। बेकार की बात है। सो डेल्टा टी बी क्या है सर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो डेल्टा टी बी विल बी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नॉट, टी बी माइनस टी बी नॉट। और तुम खुद से भी अगर देख सकते हो, चाहो तो देख लो, इस बात को ध्यान रखो कि टी बी नॉट तुम्हारा कम होगा, कम वेपर प्रेशर, सॉरी हाँ कम वेपर प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, या फिर कम टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें तो बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने के लिए, तो टी बी जो होगा तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई, मेरे बात आ गई हुई समझ में, ठीक है। अब जो उसमें मुझे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी तुम्हें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी हम जो डेल्टा टी बी है या भी आगे आगे डेल्टा टी एफ पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे यार, क्योंकि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है। जो डेल्टा टी एफ है वो समझेंगे। तो डेल्टा टी बी जो तुम्हारा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये दोनों के दोनों डेल्टा टी एफ और डेल्टा टी बी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एम इज़ द मोलैलिटी, मोलैलिटी बचा तुम्हें याद होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं याद है तो तुम अपने घर को जा सकते हो, वीडियो छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे पढ़ने का। 5वां लेक्चर चल रहा है, तुम्हें मोलैलिटी नहीं पता है। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, के बी इंटू छोटा एम, के बी इंटू छोटा एम, के बी इंटू छोटा एम। के बी क्या है सर, के बी है एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसका एक और प्यारा नाम होता है, क्या नाम होता है इसका, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इन दोनों नाम को याद रखना, नाम ही पूछ लेते हैं कभी कभी, नाम क्या है तुम्हारा, डॉन। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी, ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा बेसिकली, के बी इंटू 1000 इंटू W2
अपॉन m2 इंटू W1, ठीक है, m2 इंटू W1। क्या है सर ये सब? भाई कुछ नहीं, मोलालिटी तुम्हें पता है, मोल्स अपॉन मास, है ना, मोल्स अपॉन मास, है ना। मोल क्या होगा? जिसका भी सॉल्यूट लोगे उस जिसका भी तुम्हारा मोल लेना होगा उसका गिवन वेट अपॉन मोलर वेट अपॉन मास इंटू 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि वो तुम्हें ग्राम में दिया होगा, तो तुम 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो जब वो 1000 से डिवाइड करोगे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, माई फॉल्ट, तो जो तुम्हारा ये फॉर्मूला बनेगा वो फाइनली ये बनेगा, जो तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा वो फाइनली ये बनेगा। आई होप अभी तुम्हें डेल्टा टी भी क्लियर हो गया होगा। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू 1000 W2 अपॉन M2 इंटू W1। क्लियर है ये? बताओ, कोई डाउट इसमें आ रहा है तो पूछ सकते हो। दिस इज, अब यहाँ से तुम मोलर मास भी निकाल सकते हो, मोलर मास भी तुम M2 निकाल सकते हो यार। M2 कैसे निकालोगे सर? ये कि डेल्टा टी बी को ऐसे छोड़ दो, ये तो नीचे आ जाएगा ना अगर M2 को उधर भेजेंगे तो। हाँ, तो के बी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू W1। दिस इज़ द M2 का फॉर्मूला, दिस इज़ द M2 का फॉर्मूला। आई होप ये बात भी तुम्हें क्लियर होगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम लोगों ने अपना जो बेसिकली आज का टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। तब तक के लिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है मैं 2 क्वेश्चन तुम्हें रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर और इसके करा दूँ, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन, क्या किस तरह के क्या वर्डिंग पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।